आप सबका सिविलियंस में स्वागत है। यह वीडियो आपका जेपीएससी मेंस खोरठा का नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रकीर्ण साहित्य पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग लोक साहित्य, लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, ये 4 टॉपिक हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग प्रकीर्ण साहित्य को पढ़ेंगे और इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जेपीएससी मेंस के लिए पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खोरठा और इकोनॉमिक्स, ये 3 क्लासेस जो है ये दी जा रही है। और जल्द ही आप लोग को साइंस एंड टेक का भी क्लास मिलेगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। और टेलीग्राम पे आप लोग को इन क्लासेस की नोट्स मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रकीर्ण साहित्य। तो प्रकीर्ण साहित्य लोक साहित्य कर एगो अंग लागे। तो प्रकीर्ण साहित्य भी लोक साहित्य का एक अंग है। जिस तरह से लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा लोक साहित्य कर एगो अंग लागे, तो सेम उसी प्रकार से प्रकीर्ण साहित्य भी लोक साहित्य का एक अंग है। ये लाइन आप सभी जगह लिख सकते हैं। जकर खास माइन है, मतलब जिसका खास महत्व है। माइन मतलब महत्व। प्रकीर्ण साहित्य कर भीतरे लोक साहित्यक जोन अंग के राखल गेल है, मतलब प्रकीर्ण साहित्य के भीतर लोक साहित्य में, लोक साहित्य के मतलब ध्यान से देखिए, प्रकीर्ण साहित्य के भीतर या फिर प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत लोक साहित्य के जिस अंग को रखा गया है वो है। तो वो है मतलब नीचे जो है वो। तो प्रकीर्ण साहित्य में हम लोग काभाइत को कहावत बोलिए, चाहे पटतैर बोलिए, चाहे लोकोक्ति बोलिए। हिंदी नाम क्या है? लोकोक्ति। और इसी का खोरठा में हम लोग यूज करेंगे काभाइत। काभाइत भी कर सकते हैं, कहावत भी लिख सकते हैं और पटतैर भी लिख सकते हैं। तो तीनों एक ही चीज़ है, पर्यायवाची शब्द है। और हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं लोकोक्ति करके। तो लोकोक्ति को हम लोग काभाइत बोलते हैं, कहावत बोलते हैं। कहावत से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, कहावत क्या होता है, पटतैर। तो ये तीनों नाम में से जो भी आपको अच्छा लगे उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आहना। आहना को हिंदी में मुहावरा कहते हैं। बुझवल को हिंदी में पहेली कहते हैं। मंतर को हिंदी में मंत्र बोलते हैं। और खेल के दौरान जो गीत गाया जाता है वो सब, ये सब मानुष जिंदगी है। मतलब ये सभी मनुष्य जिंदगी में रेडियोधर्मी, मतलब रेडियो एक्टिव किरण, मतलब विकिरण नियर प्रभाव डाले हैं। रेडियो एक्टिव वेव की तरह ये प्रकाश प्रभाव डालता है। ये सब सूरजक किरण नियर हर जगह पसरल है। ये सभी जो है, मतलब ये जो काभाइत है, आहना है, मंत्र है, ये सभी, तो ये सब सूरजक मतलब सूरज की किरण की तरह, नियर मतलब तरह होता है, तो सूरज के किरण की तरह हर जगह पसरल मतलब फैला है। तो हमको ये प्रकीर्ण साहित्य में कभी प्रकीर्ण साहित्य का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आने का कुछ नहीं आएगा तो आपका इस तरह से काभाइत क्या है उसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। तो इसको पढ़ते हैं काभाइत। तो काभाइत लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से बनल है। तो काभाइत को लोकोक्ति लिखें। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से बनल है। जकर माने है लोकक उक्ति बा कथन। उक्ति कहिए चाहे उक्ति को ही क्या कहा जाता है, कथन कहा जाता है। तो लोगों का जो कथन है या फिर लोगों का जो उक्ति है उसी को लोकोक्ति बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से बनल है, मतलब लोक और उक्ति, लोगों का कथन। लोकोक्ति अर्थ पूर्ण और स्वतंत्र रहे। लोकोक्ति का अर्थ जो है वो पूर्ण और स्वतंत्र रहता है। एकर प्रयोग पटतैर रूपे देल जाए, और इसका उपयोग जो है उदाहरण के तौर पे दिया जाता है। पटतैर मतलब होता है उदाहरण के तौर पे, और लोकोक्ति को भी पटतैर भी बोलते हैं। तो उदाहरण के तौर पे दिया जाता है, रूपे देल जाए। से ले खोरठाए, इसलिए खोरठा में एकरा मतलब इसको पटतैरो कहल जाए, इसलिए उदाहरण में इसको पटतैर भी कहते हैं। ऐसे काभाइत या कहावत बा कहानी बा कहबी, ये कहानी नहीं है, कहबी है, ये सब नामों पावल जाए,
मतलब ये सब भी नाम जो है पाया जाता है। जैसे एका पुता चूके मुता, माने बभाव है, मतलब इसका मतलब या फिर भाव हुआ एक लौता बेटा, एकलौता बेटा मतलब एकलौता लड़का बेसी बदमाशी कर है, मतलब ज़्यादा बदमाशी करता है। तो ये सब कहावत है जिसको हम लोग खोटा में काभाहित कहते हैं, या फिर हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं, पटतेर भी बोलते हैं खोटा में। एका पूता चुके मुता, याद रख लीजिएगा। लोकोक्तिक विशेषता, तो काभाइते ठेठे लिखल विशेषता पावल जाए। काभाइते मतलब लोकोक्ति में निम्नलिखित नीचे लिखल विशेषता पावल जाए, विशेषता पाया जाता है। गगरे सागर भरे खेमोटा, पहला तो ये हो गया आपका ये लाइन कि गगरे मतलब गागर में, सागर भरने का क्षमता, खेमोटा का हिंदी होता है क्षमता, ये याद रख लीजिएगा। लोकोक्ति छोट छोट है, वह लोकोक्ति जो होता है वो क्या होता है, छोटा छोटा होता है। आर स्वतंत्र अर्थ राख है, मतलब कि इसका अर्थ जो होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। मकुर भाव एकर बड़ा गंभीर है वह, लेकिन इसका जो भाव है वो बड़ा ही गंभीर और विशाल होता है। तो जैसे आप ऊपर वाला एग्जाम्पल ही देख लीजिए, एके पूता चूके मुता, बस 4 शब्द है, लेकिन 4 शब्द का इतना बड़ा मीनिंग होता है। तो यही बोला है कि गगरे सागर भरे खेमोटा, मतलब बहुत छोटे से लाइन में बहुत बड़ा बात कह दिया जाता है। लोकोक्तिक अनुभूतिक उपज, अनुभूतिक मतलब अनुभव से जो चीज़ लोग जो है अपने जीवन के एक्सपीरियंस से जो उपज करते हैं या फिर जो बनाते हैं उक्ति या फिर कहते हैं, उसी को अनुभूतिक उपज कहते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं, मानुष आपन जिंदगी है, मतलब मनुष्य अपने ज़िंदगी में जे अनुभव करल है, जो भी अनुभव किया है, देखल और सुनल है, देखा या सुना है, ओकर जे सीखल, उससे जो भी कुछ सीखे हैं, वही काभाहित बनल, उसी से काभाहित बनता है, बना आर पढ़ते रूपे अचके मुँह से बहरा जाए, और उदाहरण के तौर पे अचानक से मुंह से बाहर निकल जाता है। जैसे किसी का बेटा अगर बहुत बदमाशी करता है तो हमारे मुंह से सीधे, मतलब सबके मुंह से यही लाइन निकल जाता है, झारखंडियों के मुंह से जो खोटा बोलते हैं। तो उसका मीनिंग जो है वो आपको नीचे लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट है लोकोक्तिक लोक साहित्यिक नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मतलब जिसमें सिखाने वाला कुछ बात मिले। तो लोकोक्ति जो है वो लोक साहित्य का नीति शास्त्र भी है, मतलब लोकोक्ति से सिखाया भी जा सकता है। ककरो कुछ सिखावे के मतलब किसी को कुछ सिखाना है या सीख दिए के या फिर सीख देना है, तो लोकोक्तिक प्रयोग करल जाए, लोकोक्तिक प्रयोग करल जाए, मतलब लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तिक भाषा सहज और सरल, लोकोक्ति का भाषा जो है वो सहज होता है और सरल होता है। लोकोक्तिक भाषा एकदम सहज और सरल है, से लिए एकरा सब कोई आसानी से समझ जाए। लोकोक्ति का भाषा जो है एकदम सहज और सरल होता है, इसलिए इसको सब कोई आसानी से समझ जाता है। लोकोक्ति पढ़ते रूपे प्रयोग, लोकोक्ति का उपयोग उदाहरण के रूप में, लोकोक्ति का उदाहरण के रूप में प्रयोग। लोकोक्तिक माने स्वतंत्र है, लोकोक्ति का मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, से ले लक्षणा से, इसलिए किसी का लक्षण के अनुरूप, मतलब कैसा हाव भाव है उसके अनुरूप पढ़ते रूपे एकरा कहल जाए, इसको उदाहरण के तौर पे कहा जाता है। लोकोक्तिक प्रयोग सलाठन रूप है, सलाठन का मतलब होता है उलाहना या फिर व्यंग्य। तो लोकोक्तिक प्रयोग सलाहना के रूप में, तो जखन ककरो पर व्यंग्य करल जाए तो सलाठन मतलब उलाहना में लोकोक्तिक प्रयोग हवे है, तो उस समय लोकोक्ति का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है लोकोक्तिक माइन महात्म, लोकोक्ति का महत्व। मानुष जिंदगी है और लोकोक्तिक माइन महात्म देदार है, देदार मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मानुष जिंदगी है मतलब हुआ मनुष्य के ज़िंदगी में लोकोक्तिक मतलब लोकोक्तिक का माइन महत्व मतलब महत्व, देदार है मतलब बहुत ज़्यादा है। ये लोक जिंदगी की नीति शास्त्र लगे, और ये क्या है, लोक जिंदगी का नीति शास्त्र है। लोके जहाँ ककरो कुछ सीख दिए के बात आवे है, लोकेक मतलब लोगों को, जहाँ ककरो सीख दिए के बात आवे है, जहाँ किसी को सीख देने का बात आता है,
ओकर मुंह से मतलब उसके मुंह से, अनायास मतलब अचानक, लोकोक्ति बहराए जाए, अचानक से लोकोक्ति जो है वो बाहर हो जाता है। ककरो सलाठन देवक रहा है, मतलब किसी को अगर व्यंग्य कसना है किसी पर, तखनो लोकोक्तिये बहरा है, उस समय भी लोकोक्ति ही मुंह से निकलता है। लोकोक्ति सुन के मतलब लोकोक्ति सुन के कथे जन में सुधार आ जाए। बार बार व्यंग्य कसने से लोग जो है लोगों में कुछ सुधार भी आ जाता है। तो ये लिखा है कते जन मतलब कितना जन में सुधार आ गया। काय भयतेक माध्यम है मतलब लोकोक्ति के माध्यम से समाज के सुधरवे में खास योगदान है। लोकोक्ति के माध्यम से समाज को सुधारने में खास योगदान है। लोकोक्तिक मतलब लोकोक्ति के से एक सेकंड, काभ्यते ये से लिखिए। काभ्यते मतलब लोकोक्ति में समाज के सुधरवे में खास योगदान है। लोकोक्ति का समाज में सुधारने का खास योगदान है। लोके के पास है मतलब लोगों के पास ऐसन हजारों का भय थे मतलब ऐसे हजार लोकोक्तियाँ हैं जकर समय सिरे मतलब जिसको समय के हिसाब से सही जगह अपने आप निकल जाए, सही जगह में अपने आप ही निकल जाता है। अब नेक्स्ट है आपका आहना। अब लोकोक्ति में आपको करीब 100-150 लोकोक्ति का मतलब जान करके रखना चाहिए। उसका भी हम आपको PDF दे देंगे या फिर आपको इसी तरह से पढ़ा देंगे। फिर उसी तरह से मुहावरा को भी देखिए जिसको हम लोग आहना बोलते हैं। आहना खेचा वाक्य, खेचा मतलब खींचा मतलब इनकम्प्लीट वाक्य है जे अपन सोझ शाब्दिक अर्थ छोड़ के, जो अपना सीधा शाब्दिक मतलब को छोड़ करके, शब्द का जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ छोड़ करके खास अर्थ बतवा है मतलब कोई खास अर्थ बताता है। जैसे दांत पीसे, जैसे कि दांत पीसना। तो यहाँ पे देखिए एकर सोझ अर्थ हवे मतलब इसका सीधा सीधा अगर अर्थ देखिएगा तो इसका अर्थ होगा दांत के पीसे मतलब दांत को पीसना। मगुर जखन बाइके प्रयोग करल जाए, मगुर मतलब लेकिन जखन मतलब जब वाक्य मतलब वाक्य में प्रयोग करल जाए, वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो माने हेल तब मतलब होता है गोसा करे मतलब गुस्सा करना। तो दांत पीसे इसका मतलब क्या है? गुस्सा करना। ऐसे शाब्दिक मतलब क्या हुआ? दांत के पीसना, लेकिन कोई दांत नहीं पीसता है। जब वाक्य में इसका प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है गुस्सा करना। तो गुस्सा करने को खोटा में गोसा करे लिखते हैं। आहना की विशेषता, तो आहना की क्या विशेषता है? तो पहला है आहना खेचा बाइक। तो आहना का बाइक खींचा रहा है, खींचा मतलब खींचा, एक दो तरह का शब्द है, खींचा और एक पक्का। तो खींचा मतलब हुआ इनकम्प्लीट अधूरा। बाइके कर्ता वगैरह लगाई के, वाक्य में कर्ता वगैरह वगैरह लगा के भाव के मुताबिक मतलब भाव के अकॉर्डिंग बाइक पूरा करल जाए, वाक्य को पूरा किया जाता है। सेकंड नंबर है मूल रूपे आहना का प्रयोग। आहना का प्रयोग मूल रूप में, तो आहना का प्रयोग वाक्य मूल रूपे करल जाए, वाक्य में मूल रूप से किया जाता है। ओकर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग ना करल जाए, इसका कोई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाच्यार्थ से आहना का मतलब ना है। वाच्यार्थ का मतलब ये हुआ कि जैसा, तो यहाँ पे है कि आहनाक माने वाच्यार्थ या सोज अर्थ है ना लगाई के, मतलब इसका अर्थ जो है वाच्यार्थ या फिर सीधे अर्थ में नहीं लगाकर लक्ष्यार्थ मतलब लक्षणा से लगवल जाए, मतलब लक्षणा के आधार पे लगाया जाता है। अगला है आहनाक आखिरी शब्द क्रियावाची। आहना का आखिरी शब्द जो होता है वो क्या होता है? क्रियावाची होता है। तो आहना का आखिरी शब्द क्रिया रूपे रहा है। आहना का आखिरी शब्द जो है वो कैसा रहता है? तो क्रिया रूप में रहता है। एकर से कर्ता और काले के मुताबिक, इससे कर्ता और काल के मुताबिक उसका रूप बदल जाए, कर्ता और काल के मुताबिक इसका रूप बदला जाता है। नेक्स्ट क्या है? भाषा की सुंदरई खातिर आहना का प्रयोग, मतलब भाषा की सुंदरता के लिए आहना का प्रयोग। तो बाइके बोलवैया मतलब बोलने वाला, वाक्य को बोलने वाला या लिखवैया मतलब लिखने वाला आहना का प्रयोग करके, मतलब आहना का प्रयोग करके अपन भाषा के सुने में, अपने भाषा को सुनने में बेस मतलब अच्छा और रोचक बनव है, मतलब अच्छा और रोचक बनाता है। एकर से भावो गंभीर और प्रभावशाली बना है, और इससे क्या होता है कि भाव भी गंभीर और प्रभावशाली बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि आहना का मतलब बताइए
और 5 उदाहरण दीजिए, या फिर लोकोक्ति जिसको काभाइत बोलते हैं तो काभाइत का मतलब बताइए और 5 उदाहरण दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे एक बार 100 या 150 जितना भी आहना या फिर जितना भी काभाइत है, लेकिन याद कितना रखना है, 10 हूबहू आपको हमेशा याद रखना है, ताकि जब भी बोला जाए लिखने के लिए 5 तो आपको वो याद रहना चाहिए और वो चीज़ आप उठा के लिख सकें। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कोई भी मुहावरा दे देगा, कोई भी आहना दे देगा और उससे लाइन बनाने के लिए कहेगा, और ज़्यादातर यही चांस है इसी प्रकार के क्वेश्चन का। 6 JPSC और 7 JPSC में इसी प्रकार का पूछा गया था कि कोई 7 मुहावरा दिया गया, जिसमें से 7 का मतलब बताना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसलिए आहना और लोकोक्ति का आप लोग 100-150 आपको देखना होगा, और हिंदी में आप लोग पढ़े हैं तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको हम PDF दे देंगे या तो फिर हम इस तरह से पढ़ा भी देंगे। नेक्स्ट है आहना माइन महात्म, आहना का महत्व। तो इसको पढ़ते हैं, मानुषिक जिंदगी है, मतलब मनुष्य के ज़िंदगी में आहना मान महात्म ढेर। आहना का जो मान महत्व है बहुत ज़्यादा है। काहे कि मानुषिक, क्योंकि मनुष्य के प्रवृत्ति है, मनुष्य का प्रवृत्ति है कोई बात के कम शब्द कहे, किसी भी बात को कम शब्द में कहने का। और दूसरा प्रवृत्ति है, और दूसरा प्रवृत्ति जो है कुछ बात या भाव के छिपावे, कुछ बात को जो है या कुछ भाव को जो है वो छिपाने का। तो मनुष्य का ये प्रवृत्ति है कि कम शब्द में ज़्यादा कुछ बोलना है, और दूसरा प्रवृत्ति क्या है कि कुछ बात या भाव को छिपाने का। ऐसन परिस्थिति मतलब ऐसे परिस्थिति में वो ऐसन शब्द बा भाषा प्रयोग करे, मतलब ऐसे स्थिति में वो मतलब इंसान ऐसे शब्द या भाषा का प्रयोग करता है कि साधारण लोग ओकरा बुझे नहीं पारे, उसको समझ नहीं पाता है। यह खातिर आहना उपज है, और इसी के लिए आहना का उपज हुआ है। मतलब साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगा, किसी खास को समझ में आएगा। एकर माने सोज अर्थ ना लगाई के, इसका मतलब सोज अर्थ में नहीं लगा करके, मतलब सीधा अर्थ में नहीं लगा करके गुण से लगवल जाए, गुण से लगाया जाता है। आहना के प्रयोग से शैलीय मधुरई सुंदरई और ताकत आ जाए। शैली में मधुरता, सुंदरता और ताकत आ जाता है। कम शब्द गंभीर बात कहे ताकत आना ही है, मतलब कम शब्द में किसी गंभीर बात को कहने का शक्ति जो है वो आहना में ही है, मतलब मुहावरा में ही है। आहना का प्रयोग हर भाषाएं हवे है, आहना का प्रयोग जो है सभी भाषा में होता है। हिंदी और खोरठाए तो एड़ी से चुंदी तक, मतलब हिंदी और खोरठा में तो एड़ी से लेके चोटी तक हर अंग से आहना बनवल बात है, मतलब हर एड़ी से लेके चोटी तक हर अंग से आहना बनाया गया है। हजारों बछर से, मतलब हजारों साल से बोलचाल के भाषा में एकर प्रयोग हवेत रहल कर चलते, हजारों वर्षों से भाषा में इसका प्रयोग होते रहने के चलते के कारण मनुष्य संगी बन गया है, मनुष्य का साथी बन गया है। नेक्स्ट आपका बुझवल को कहते हैं पहेली। तो जखन कोई बात के सोझे ना पूछ के, जब किसी बात को कोई सीधे नहीं पूछ करके घुमाए के पूछल जाए, तो घुमा करके पूछता है ताकि सब कोई बुझे ना पारे, ताकि सब कोई जो है समझ ना सके। ऐसे कथन को बुझवल या पहेली कहल जाए। तो ऐसे कथन को बुझवल या फिर पहेली कहा जाता है। सुनवैया ओकर माने लगाई के, सुनवैया उसका मतलब लगा करके जवाब दे के अपन बुद्धि ज्ञान दिखवा है। तो सुनवैया जो सुनता है पहेली को, उसका मतलब दिमाग में लगा करके जवाब दे करके अपना बुद्धि ज्ञान, मतलब अपना बुद्धिमानी और ज्ञान दिखाता है। बुझवल पूछेक जे उद्देश्य रहे है वो एक तो मनोरंजन खातिर रहे। तो बुझवल पूछने का जो उद्देश्य रहता है, एक उद्देश्य तो उसका हो गया मनोरंजन के लिए, दूसरा बुद्धि परीक्षण के लिए, और दूसरा जो है बुद्धि का परीक्षण के लिए। मतलब एक मनोरंजन भी हो जाता है और दूसरा
बुद्धि का परीक्षण भी हो जाता है कि सामने वाला कितना बुद्धिमान है। भुजबल के दो पक्ष हवे है। भुजबल का दो पक्ष होता है। एक होता है पूछवैया, मतलब जो पूछता है, आर आर मतलब और हो गया। दूसरा है जवाब देवैया, या फिर इसको सुनवैया भी कह लीजिए। तो जवाब सुन के तो चुपचाप नहीं रहना है या जवाब देना है, तो इसलिए आप क्या हो गया, जवाब देवैया। पूछवैया कोनो बात के सीधे ना पूछ के, पूछवैया जो है कोई किसी बात को सीधे ना पूछ करके मिलैत मतलब मिलता जुलता, मिलैत जुलैत मतलब मिलता जुलता शब्द कर, मिलता जुलता शब्द का शब्दचित्र राखे है। आर सुनवैया ओकर से बिंब बनवे है और जवाब दे है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पूछवैया जो है कोई भी बात को सीधे नहीं पूछ करके उससे कोई मिलता जुलता शब्द का शब्द चित्र बनाता है, और उसी को सुनवैया जो है उसको मन में इमेजिन करके जवाब देता है। बुझवलक देखिए पहली को बुझवल कहते हैं, तो यहाँ पे हो गया बुझवलक भेद, मतलब प्रकार या रकम भी लिख सकते हैं, बुझवलक रकम। तो खोठाए जे बुझवल पूछल जाए, खोठा में जो पहली पूछा जाता है दो रकम खबर है, वो दो तरह का होता है। एक है हियाली और एक है फाकी। तो हियाली का मतलब क्या है, छोट छोट बुझवल के हियाली कहा जाए। तो जो बुझवल मतलब जो पहली छोटा होता है उसी को हियाली कहते हैं। फाकी क्या होता है, तो बड़ा वाला, तो तनी कठिन मतलब थोड़ा टफ, जे तनी बोड़ हवे जो बड़ा होता है, बूझे में तनी कठिनाई हवे, बुझने में थोड़ा कठिनाई होता है, ऐसन बुझवल के फाकी कहल जाए। तो ऐसे बुझवल को क्या कहा जाता है, फाकी। नेक्स्ट टॉपिक है मंतर। तो मंतर लोक भाषा है। मंतर जो है लोक भाषा में अथवा आम लोकक बोली रूप है, आम आदमी के बोली के रूप में पाया जाता है। मंतर लोक भाषा में या फिर आम लोगों के बोली के रूप में पाया जाता है। यानी मतलब मंतर रूपे एगो विद्या लगे। मंतर जो है एक विद्या है जकरा गाँव के अनपढ़ुआ लोग के, जो गांव के अनपढ़ लोग रट के मतलब रट करके स्वर रूपे मतलब बोल करके याद करत, सुन करके और बोल करके याद करता है। और सिद्धि लेल बाधही, और सिद्धि लेने के बाद ही या पूरा पारंगत हेल बाधी, या फिर पूरा पारंगत होने के बाद ही, सिद्धि लेना मतलब पूरा पारंगत होना, वो गुरु बन सके है, वो जो है गुरु बन सकता है। ई विधाक मतलब इस विद्या का उपयोग आइजो मतलब आज भी नज़र गुचावे मतलब नज़र छुड़ाने के लिए, भूत प्रेत भगवे मतलब भूत प्रेत भगाने के लिए, डायनक मंत्र काटक डाइन का मंत्र काटने के लिए, सांप बिच्छू भीख झाड़े में मतलब सांप और बिच्छू का विष झाड़ने में किया जाता है। यहाँ पे जैसे ये चीज़ लिखा है भूत प्रेत भगवक और डायनक मंत्र, तो ये प्रथा जो है अच्छा नहीं है, ये तो गैर कानूनी हो गया। लेकिन खोटा में आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा। झारखंड के हर क्षेत्र हर भाषा है, झारखंड के हर क्षेत्र के हर भाषा में एकर रूप पावल जाए, इसका रूप पाया जाता है। और एकर इष्ट देवी मनसा के मानल गए है, और मंत्र का जो इष्ट देवी माना गया है वो महामनसा को माना गया है। ऐसे कहीं काली तो कहीं कामरू कामाख्या के मानल गए है, और ऐसे कहीं पे काली माँ को तो कहीं कामरू कामाख्या को भी माना गया है। मनसा के संगे मतलब मनसा माँ के संगे सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, काली, कामरू कामाख्या करो नाम लेके पाठ करल जाए। मतलब जब भी मंत्र पढ़ता है मंत्र पढ़ने वाला, तो मनसा माँ के साथ साथ सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, काली, कामरू कामाख्या इनके भी नाम लेकर के पाठ करता है। अब यहाँ पे मंत्र और मंत्र में क्या अंतर है उसको देखिए। तो मंत्र और मंत्र में अंतर हेठे देल जाए रहा है, मतलब मंत्र और मंत्र में अंतर जो है नीचे दिया जा रहा है। पहला है मंत्र, तो मंत्र पर ब्राह्मण सभा अधिकार है। यहाँ इसको ज़्यादा आप लोग डीप मत घुस जाइएगा, जैसा लिखा है बस आप उतना आप याद रखिएगा।
और अगर पूछ दिया तो उतना लिखने का कोशिश करिएगा बस। मंत्र पर ब्राह्मण सभक अधिकार है। मंत्र पे जो है ब्राह्मण सब का अधिकार है, जबकि मंत्र पर गाँव के लोग के अधिकार है, गांव के लोगों का अधिकार है। एकर में जायतक कांटा ना है, मतलब इसमें कोई जाति का बाधा नहीं है। मंत्र पूजा पाठ के लिए होता है और वो सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि मंत्र जो है वो गांव के किसी भी जाति के किसी भी लोग के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। मंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ हेनते मतलब आदि आज हो संस्कृत रूपे में है। तो मंत्र जो है आज भी संस्कृत रूप में है और यह रूपे गोटे संसारे प्रचलित है। और यही प्रचलित को यहाँ पे परचल लिखे तो परचल है, कोई दिक्कत नहीं, सेम मतलब होता है। तो और इसी रूप में मतलब संस्कृत के रूप में ही पूरे संसार में प्रचलित है। जबकि मंत्र जादू टोना टोटका भूत प्रेत डायन भूत और सांप बिच्छुक भीख झारक हेनतमत आदि आज भारत हर कोनाक लोक भाषाएं पावल जाए। तो पहला क्या होगा कि मंत्र जो है वो पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि में उपयोग किया जाता है और इसका रूप क्या है संस्कृत। जबकि मंत्र का उपयोग क्या किया जाता है जादू टोना टोटका भूत प्रेत भगाने के लिए, डायन भूत भगाने के लिए, या फिर सांप बिच्छू के विष को उतारने के लिए। और ये भारत के हर कोना का, भारत के किसी भी कोना में जो लोक भाषा बोला जाता है वो सभी लोक भाषाओं में ये पाया जाता है। मंत्र के आर्य संस्कृति रूप लागे। मंत्र जो है वो आर्य संस्कृति का रूप है, मगर मंत्र अनार्य संस्कृति का रूप है, मगर अंतर अनार्य सांस्कृतिक रूप। तो यही लाइन का मतलब ये हुआ कि मंत्र जो है आर्य संस्कृति का रूप है, जबकि मंत्र अनार्य संस्कृति का रूप है। मंत्र के लिपिबद्ध कर लो बादे। मंत्र को जो है लिपिबद्ध करने के बाद भी एकर पाठ शिक्षित वर्गे पढ़ सका है। इसको जो है सिर्फ शिक्षित वर्ग ही पढ़ सकता है, मगर मंत्र के लिपिबद्ध नाय करल गए, लेकिन मंत्र को लिपिबद्ध नहीं किया गया है, से ले ई अनपढ़ समाज का अंग है। इस तरह से ये देखा जाए तो मंत्र जो है वो अनपढ़ समाज का अंग है और मंत्र जो है पढ़ल समाज का अंग है। मंत्रक भेद। तो खोट्ठा क्षेत्र में मंत्र दो रकम का पावा जाए। मंत्र जो है दो तरह का पाया जाता है, एक हो गया आपका सूत्र रूपक मंत्र और दूसरा हो गया गीत रूपक मंत्र। तो सूत्र रूपक मंत्र में देखिए तो ऐसन मंत्र के गुनी आपने मुँहक भीतरे बुदबुदाइल नियर पढ़े। ऐसे मंत्र को गुनी मतलब जो मंत्र पढ़ रहा है उसको गुनी बोलते हैं। गुनी अपने मुंह के अंदर ही बुदबुदा कर पढ़ता है, मतलब बुदबुदाने जैसा पढ़ता है। आर फूंक मारा है और क्या करता है फूंक मारता है। ऐसा मंत्र खास करके भूत भगवे और ऐसा मंत्र खास करके भूत भगाने नज़र गुचाने में गुचवे मतलब नज़र हटाने और हुक लागल के भगवे में, और जो हुक लग जाता है पीठ में तो उसको भगाने में पढ़ा जाता है। गीत रूपक मंत्र, दूसरा मंत्र क्या है गीत के रूप में। तो ऐसा मंत्र के दल बांध के गीत रूपे राग लगा के गावल जाए। तो ऐसे मंत्र को दल के रूप में बांध करके गीत के रूप में राग लगा करके गाया जाता है। एकरा बिसहरी मंत्र कहल जाए और इसको बिसहरी मंत्र भी कहा जाता है। सांपेक भीख मतलब सांप का बीक मतलब सांप का विष, गुचवेक मतलब छुड़वाने के समय, बेराए मतलब समय, बिसहरी मंत्र रूपे गावल जाए। मंत्र को बिसहरी मंत्र गीत के रूप में गाया जाता है। अब है मंत्रक विशेषता। तो मंत्र हेठे लिखल विशेषता पावल जाए। मंत्र में निम्नलिखित विशेषता पाया जाता है। मंत्र लोक साहित्य के एगो विद्या लागे। मंत्र जो है लोक साहित्य का एक विद्या है। मंत्रक भाषा लोक भाषा है, मंत्र का भाषा जो है वो लोक भाषा ही होता है। मंत्र लोक सांस्कृतिक, मंत्र में लोक संस्कृति का, लोक विश्वास और लोक आस्था का भाव भरा रहता है। मंत्रक इष्ट देवी, मंत्र का इष्ट देवी मनसा काली कारू कामाख्या लागत। तो मंत्र का इष्ट देवी जो है मनसा काली कारू कामाख्या है। जे देवी शक्ति दुर्गा के करे रूप लागे और ये सभी जो है दुर्गा माँ का ही रूप है। मंत्र गुरु माइन पावल जाए। मंत्र में गुरु का महत्व पाया जाता है, मतलब मंत्र आप जिससे सीखेंगे वो आपका गुरु हो जाएगा।
तो यही लिखा है कि जो सिखाने वाला है उसको गुरु कहते हैं। तो मंत्र में गुरु का महत्व पाया जाता है। मंत्र सीखे खातिर चेला के, मतलब मंत्र सीखने के लिए चेला मतलब स्टूडेंट को गुरु घर जाए पड़े है, गुरु का घर जाना पड़ता है, घर जाए पड़े है, तो गुरु के घर जा कर के इसको सीखना पड़ता है। मंत्र के गुरु चेला समवेत सस्वर पाठ करहत। मंत्र को गुरु चेला जो है सभी मिल करके सस्वर पाठ करते हैं। मंत्र सीखल बाद है, मंत्र सीखने के बाद चेला के सीधी लेव पड़े है, सीधी लेना पड़ता है। मंत्र लिपिबद्ध रूपे नाय पावल जाए, मंत्र जो है लिपिबद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। मंत्र सीखवैया चेला, मतलब मंत्र सीखने वाला चेला स्टूडेंट प्राय गाँव अनपढ़ हैवत, प्राय गांव के अनपढ़ ही होते हैं। मंत्र सीखवैया लोग पाठक बलि देहत, मंत्र सिखाने वाला जो है लोग पाठक मतलब बकरा का बलि देता है। मंत्र सिखवैया लोग के छुआछूत तक भाव ना पावल जाए, मंत्र सिखाने वाले लोगों में छुआछूत का भाव नहीं पाया जाता है। मंत्र पढ़ के फूंक मारल जाए, मंत्र पढ़ के फूंक मारा जाता है। तो देख सकते हैं कि हिंदी जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा बदला हुआ रूप है। तो आपको याद करना होगा, और अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको यही सब लिख करके आना है। ये मंत्र वाला जो टॉपिक है ये सभी गायाधर मध्व वाले बुक से लिए हुए हैं, तो आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, बुक को पढ़ भी सकते हैं। मेरा कोशिश यही है कि पूरा बुक को ना पढ़ा जाए, जो काम के लायक है बस उन चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर कैसे लाया जाए उसी पे मेरा नज़र टिका हुआ है। अब यहाँ पे है मंत्रिक असर, मतलब मंत्र का प्रभाव। मंत्रिक असर आदमी थीन की रकम हवेक और एकर की ओजह है, एकर पर दू रकमक मत है। इसको पढ़िए, देखिए मंत्रिक असर, मंत्र का असर प्रभाव आदमी थीन मतलब आदमी में, की रकम हवेक हवे है मतलब कैसे होता है आदमी में, आर एकर ओजह की है और इसका वजह क्या है, एकर पर दू रकमक मत है, इस पर दो मत है। एक है विज्ञान विचारधारा का मत, एक हो गया वैज्ञानिक विचारधारा का मत, दूसरा है आस्था विचारधारा का मत। तो एक विज्ञान पर डिपेंड है और एक आस्था पर। तो विज्ञान विचारधारा का मत है, विज्ञान विचारधारा के मत के अनुसार एक असर, ये असर मनोवैज्ञानिक है, इसका असर जो होता है कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक। एकर असर ओकर पर बेसी हुआ है, इसका असर उन पे ज़्यादा होता है जे अनपढ़ गवार है, जो अनपढ़ है, और जकर बुद्धि क्षमता कटी कम है। तो मंत्र का असर वैज्ञानिक प्रभाव, वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में देखें तो उस पर ज़्यादा होता है जो अनपढ़ होते हैं या फिर जिसका बुद्धि क्षमता कम होता है। आस्था विचारधारा का मत है, और आस्था विचारधारा के मत में देखें तो मंत्रक असर देवी देवता का दोहाय है, क्योंकि मंत्र में देवी देवता का दोहाय मतलब देवी देवता को साक्षी माना जाता है, इसलिए इसका असर होता है। हाँ, ये बात सच है जो आदमी भूत प्रेत देखल है, ये अलग। हाँ, ये बात सच है कि जे आदमी मतलब जो आदमी भूत प्रेत देखा है ओकर असर आँखें देखल है, और भूत प्रेत का असर जो आँख से देखा है ओकरा मंत्र पर विश्वास ज़रूर है, तो उनको मंत्र पर विश्वास ज़रूर होता है। अक्सर हाँ आदमी के हुक लग जाए, मतलब अक्सर ही देखा गया है कि आदमी को हुक लग जाता है, जे ओकर मंत्र से झाड़ल देखल जाए, जो कि मंत्र से ही झाड़ते हुए देखा जा सकता है। एकर में कौन मनोवैज्ञानिकता है, मतलब इसमें तो कोई मनोवैज्ञानिकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आँख से ही देख रहे हैं, ये तो समझ से परे है, ये तो समझ से परे है। भूत धरल पर मतलब अगर किसी को भूत पकड़ ले तब मंत्र से भगवल जाए, तो भूत भी मंत्र से भगाया जाता है। ये सब पढ़ल लिखल लोग को देखल हत, और ये सभी जो है पढ़ा लिखा लोग भी अपना आँख से देखा है। शहरक लोग को देखल हत, शहर के लोग भी देखे हैं। कतेक सिनेमाओं बनल है, कितना जो है सिनेमा भी बना हुआ है। इसलिए बोला कि एकर में कौन मनोवैज्ञानिकता है, इसमें क्या मनोवैज्ञानिकता है, ये तो समझ से परे है, ये तो समझ से परे है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी भी इसको देखा है,
शहर का भी आदमी देखा है और कहीं कितना सिनेमा में भी दिखाया गया है। इसमें आप लॉजिक नहीं लगाना है, आपको बस जैसा लिखा है वैसा आपको याद रखना है समझ करके। अधकपारी झारक मंत्र, तो अधकपारी झाड़ने का मंत्र ये है आपका, सूरज उठे लगनी हम बैठे फलनी, फलनी के अधकपारी। तो आप पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। और अधकपारी का मंत्र, जहाँ अगर मंत्र का नाम मंत्र किसे कहते हैं और एक दो मंत्र लिखने आएगा तो आप ये मंत्र याद रख के लिख दीजिएगा। इजी वाला मंत्र हम यहाँ पे लिखे हैं, हार्ड वाला मंत्र सब नहीं। आप इसको एक मंत्र याद रखिए और हो सके तो और एक दो मंत्र आप याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। 2 मंत्र और मंत्र का बाकी जो हम लोग पढ़े वो सब। नेक्स्ट टॉपिक है खोटा शिष्ट साहित्य काल विभाजन। ये 6th JPSC 7th JPSC दोनों में पूछा गया है और खोटा में ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए हो सकता है इस वाले JPSC में भी पूछ दे। तो खोटा में आपको ये नहीं करना है कि पिछला साल जो क्वेश्चन आया था वो इस बार नहीं पूछेगा, ये भ्रम में एकदम नहीं रहना है। 6th JPSC में भी जो आया है वो भी पढ़ लीजिए, 7th में जो आया है वो भी पढ़ लीजिए, और अभी किसी भी क्वेश्चन को 6th और 7th वाले को एलिमिनेट नहीं करना है। और खोटा में किसी सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग आप करें या नहीं करें कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा, लेकिन खोटा में आंसर राइटिंग आप ज़रूर 1 बार 2 बार कर लीजिए, मतलब 1-2 मॉक टेस्ट लगा लीजिए बस। तो खोटा शिष्ट साहित्य काल विभाजन में अगर देखें तो सामान्य रूप है, मतलब सामान्य रूप में खोटा साहित्य को हिंदी साहित्य के अनुसार ही, मतलब अनुसार ही 3 भागे बांटल गए हैं, 3 भाग में बांटा गया है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मगर एकर समय सीमाक नाम में फ़र्क है, लेकिन इसके समय सीमा के नाम में फ़र्क है। ए.के. झा जी के अनुसार में, तो ए.के. झा जी के अनुसार में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 है। गिरधारी गोस्वामी जी के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। देखिए ए.के. झा और गिरधारी गोस्वामी दोनों का नाम सब सेम है। डॉक्टर B.N. ओहदार आदिकाल, मध्यकाल, आदिकाल और ये मध्यकाल, आधुनिक काल, तो यहाँ पे भी सेम है, ये 3 सेम हुआ। दिनेश कुमार दिनमणि, तो इनके अनुसार प्राचीन काल, यहाँ पे आदिकाल ना लिख के क्या लिखा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और यहाँ पे आपका क्या है, सब डेट सब लिखा है। तो इससे ए.के. झा जी के अनुसार आपको ये डेट याद रखना होगा और कोई उपाय नहीं है। 1947 से आगू तक मतलब उससे पहले, और 1980 से अखन तक मतलब अभी तक। आज तक लिखिए चाहे अखन तक लिखिए, इसका मतलब होता है प्रेजेंट तक। तो ये डेट आपको याद रखना होगा। खोटा साहित्य के मोटा मोटी 3 काले बांटल गेले। खोटा साहित्य को मोटा मोटी तरीके से 3 काल में बांटा गया है। पूर्णा पर्या या शुरूक पर्या, पूर्णा समय या फिर शुरू का समय मैंने कि आदिकाल जिसको आदिकाल कहते हैं। मांझक पर्या मैंने मध्यकाल, आर अबगा पहर मैंने नवयुग या फिर पुनर्जागरण काल या फिर विकास काल। ये तीनों कालें जे साहित्यिक प्रवृत्ति पावल जाए, इन तीनों ही काल में जो साहित्यिक प्रवृत्ति पाया जाता है वो इस तरह से है, वो ईनियर है, मतलब वो इस तरह से है। तो पहला नंबर है आपका पूर्णा पर्या, जो कि 1700 से 1800 समय तक का है। तो ई पहर हिंदी साहित्य, इस समय में हिंदी साहित्य में भक्ति काल और रीति काल चल हल। तो इस दौरान हिंदी साहित्य में भक्ति काल और रीति काल चल रहा था। भक्ति काल कर निझौती, मतलब लास्ट में, भक्ति काल के लास्ट में, और रीति काल कर शुरुआती, मतलब रीति काल का शुरुआत ये समय रहा है। भक्ति कालक भक्ति भावना और रीति कालक श्रृंगारिक रचना अवधि या ब्रज में है। तो भक्ति काल में भक्ति भावना और रीति काल में श्रृंगारिक रचना जो है अवधि या फिर ब्रज भाषा में होता था।
तो खोटा कविता उद्भव और विकास को पढ़ते हैं। तो खोटा कविता लिखे की शुरुआत नवयुग मतलब आपका काल से है। तो खोटा कविता लिखने का जो शुरुआत हुआ है वो नवयुग काल या फिर आपका काल मतलब अभी का काल से हुआ है। और एकर श्रेय और इसका श्रेय श्रीनिवास पानुरी जी के श्रीनिवास पानुरी जी को जाता है। पानुरी युग के कवि में इनकर अलावे मतलब पानुरी जी के अलावे विश्वनाथ दसोंधी राज, विश्वनाथ नागरकर नाम है। तो विश्वनाथ दसोंधी राज और विश्वनाथ नागर का नाम है। झा युग यानी पुनर्जागरण काल, झा युग मतलब पुनर्जागरण काल मनेक 1980 ईस्वी के बाद से 1980 के ईस्वी के बाद से कविता लिखक ढांगा रूप है। कविता लिखने का ढांगा मतलब तो विस्तृत रूप है। ई पहर ढेर कवि अयला मतलब इस समय बहुत से कवि आए जे कविता लिखला जो कविता लिखे आर कायबो लिखला और काव्य भी लिखे। एकर में शिवनाथ प्रमाणिक, इसमें शिवनाथ प्रमाणिक, BN ओहदार, विनोद कुमार, गजाधर महतो, प्रभाकर, हेन तेन मतलब इत्यादि कवि हैं। इनका नाम याद रखिएगा। 2000 कर बादे मतलब 2000 के बाद विकास काल अयला। 2000 के बाद क्या है? विकास काल। एहू पहर यही सब कवि हैं और इस दौरान भी यही सब कवि रहे। ये सब नवा कवि है, नए कवि में महेंद्र नाथ गोस्वामी, इनको सुधाकर के भी बोलते हैं, सुधाकर जी, तो ये आए। नए कवि में महेंद्र नाथ गोस्वामी उर्फ सुधाकर जी आए। अब आता है आपका प्रवृत्ति। नवयुगिक कविताएं छायावादी प्रवृत्ति है। नए युग का जो कविता है उसमें छायावादी प्रवृत्ति है। मगुर झा युगिन कविता है, लेकिन झा युग के कविताओं में जनवादी विचार बेसी उभरल, जबकि झा युग के कविताओं में जनवादी विचार ज़्यादा था। वजह है झारखंड आंदोलन कर शुरुआत। वजह का मतलब हुआ वजह है झारखंड आंदोलन का शुरुआत। झा युगिन कविताएं, झा युग के कविताओं में मानववादी विचारों उभरल है। झा युग के कविताओं में मानववादी विचार भी उभराया गया है। ई पहर कविताक आरो छोट रूप जकरा छनिका कहल जाए। ई पहर कविताक आरो छोट रूप जकरा छनिका कहल जाए और छनिकाए बेसी फिंगाटी भावक रचना है। तो इस समय पे छनिका का भी निर्माण होता है और छनिका में ज़्यादातर जो है फिंगाटी भावक, फिंगाटी मतलब ताना कह लीजिए, व्यंग्य कह लीजिए, सलाठन कह लीजिए, ये सब का रचना है। झारखंड बनल बाद है मतलब झारखंड बनने बाद विकास काल आइला तो विकास काल आया। ई पहर तनी कम कविता लिखाए रहल है मतलब इस समय कुछ कम कविता लिखा जा रहा है। ताव मतलब फिर भी कुछ नावा कवि सब उभरल है, फिर भी कुछ नए कवि सब उभरे हैं। ई पहर सुधाकर, महेश, अमन, तारकेश्वर महतो सबकर नाम है, ये सभी का नाम है। कविता पर समय और परिवेश का छाप बेसी रहा है। कविता में समय और परिवेश का छाप जो है ज़्यादा रहता है। कुछ कवि और उनकर कविता संग्रह किताब कर मतलब कुछ कवि और उनके कविता संग्रह किताब का नाम इस तरह से है। तो यहाँ पे नाम है किताब का और यहाँ पे कवियों का नाम है। तो आपको ये नाम और किताब का नाम याद रखना होगा। तो ये आपका जो लोक साहित्य वाला टॉपिक था ये आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और खोटा में अभी तक आप जितना भी पढ़े होंगे आपको ये चीज़ लगता होगा कि ये तो बिल्कुल हिंदी जैसा ही है, बहुत सारा शब्द हिंदी का है। उधर हम लोग मानकीकरण में पढ़ रहे थे कि ये सब जो है या फिर इसका उच्चारण नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग उच्चारण किए जा रहे हैं। तो इस पर मेरा बस यही बोलना है, जो बड़े बड़े राइटर हैं वही अपनी किताब में इस तरह के लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, तो हम और आप किस खेत के मूली हैं। हम लोग भी उपयोग कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो बस उपयोग करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।